class 10 students. So today in this video we are going to cover the second chapter of your science, that is acid, bases and salt in one shot. पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कवर कर लेंगे हम. सो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए ताकि अपने डाउट्स आप नोटबुक में लिख सकें और इस वीडियो के बाद कमेंट कर दीजिए, आई विल आंसर यू गाइस. ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं एसिड्स की. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, एल्कलीज क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एसिड्स. एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं. एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं. एक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोजन आयन कंटेन करता है अपने अंदर, यानी कि वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करता है. अब एसिड्स जो है वो तीन तरीके से कैटेगराइज कर रखे हैं, यानी कि डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग ऑन सोर्सेज एंड डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन. तो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ दो तरह के एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स. डिपेंडिंग ऑन सोर्सेज भी दो तरह के एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स. एंड डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन भी दो तरह के होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड्स. स्ट्रेंथ के बेसिस पे दो तरह के होते हैं. स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि कितने एक एसिड जो है कितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयंस जनरेट कर सकता है, कितनी ज़्यादा डाइसोसिएशन हो सकती है एक एसिड की, कितनी ज़्यादा एसिडिटी वो शो कर सकता है, दैट इज़ नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड. तो उस हिसाब से दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि वो बहुत ज़्यादा नंबर के हाइड्रोनियम आयंस जो हैं जनरेट करते हैं. ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. वीक एसिड्स कौन से होते हैं? जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में. ठीक है, यानी कि वो कम नंबर में हाइड्रोनियम आयन जनरेट करते हैं. फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड. एक और पॉइंट बता दूं, जो नेचुरल एसिड होते हैं ना, जो हमें नेचर से मिलते हैं, वो सारे वीक एसिड्स होते हैं. सोर्स के बेसिस पे कहाँ से वो एसिड हमें मिल रहे हैं, सो उस हिसाब से भी दो तरह के एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड दैट इनऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमें प्लांट्स या एनिमल्स या फिर हम कह सकते हैं नेचर से हमें मिलते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं. देखो मैंने आपको वो पॉइंट बताया था, और ये आयोनाइज नहीं होते कम्प्लीटली. एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड कुछ एग्जाम्पल्स हैं. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल अकरिंग एसिड्स के, यू कैन लर्न देम, टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं? जो नेचर में प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं और ये 100% डाइसोसिएशन शो करते हैं, यानी कि इनसे बहुत ज़्यादा हाइड्रोनियम आयंस जनरेट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन के बेसिस पे भी दो तरह के होते हैं, यानी कि कितना ज़्यादा एसिड प्रेजेंट है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन में, तो उससे हम कंसंट्रेशन पता लगाते हैं. तो दो तरह के होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूट एसिड्स. कंसंट्रेटेड एसिड्स कौन से होते हैं? जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रेजेंट होता है एक्वस सॉल्यूशन के फिक्स्ड अमाउंट में. मतलब कि हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन है, उसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड है, दैट मीन्स वो कंसंट्रेटेड एसिड है, या फिर उसी अमाउंट में अगर बहुत कम एसिड प्रेजेंट है, यानी कि वो डाइल्यूट एसिड है. अब हम देखेंगे एसिड्स की प्रॉपर्टीज. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एसिड्स हैव सॉर टेस्ट. खट्टे होते हैं टेस्ट में. एसिड्स जो है वो जनरली सॉलिड होते हैं या लिक्विड होते हैं, रूम टेम्परेचर में, गैसेस नहीं होते. एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं. वो कोरोसिव होते हैं नेचर में. वो गुड इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि जब हम एक्टिव मेटल्स के साथ एसिड्स को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा. जब हम एक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं? जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इनके साथ जब हम इन्हें रिएक्ट करवाएंगे एसिड्स को, तो H2 गैस जो है वो इवॉल्व होगी, प्रोड्यूस होगी. उसका हमें कैसे पता चलेगा? पॉप अप साउंड के साथ वो बर्न होगी.
ठीक है। जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन सी देम। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद बेसिस। अब कैसे एसिड रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ। जब हम बेस और एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और वाटर प्रोड्यूस होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जब एक जो सब्सटेंस है वो पहले एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, अब वो रिएक्शन के बाद वो न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि वो ना ही एसिड रहता है ना ही वो बेस रहता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। सो एग्जाम्पल इज गिवन बिलो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन रीड इट। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। कैसे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो एसिड है वो रिएक्ट करता है, वो हम देख लेते हैं। सो इससे क्या होगा, जब हम रिएक्ट करवाएंगे मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड को, तो उससे उसी मेटल का सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और H2 यानी कि वाटर प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली जब हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो भी सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और वाटर प्रोड्यूस होगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड के साथ जब हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं मैं, एसिड्स जो हैं वो एब्सेंस ऑफ वाटर में एसिडिटी शो नहीं करते, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर अ सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयंस। यानी कि जब पानी प्रेजेंट नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयंस फॉर्म नहीं होंगे, इसी वजह से एसिडिक बिहेवियर हमें एसिड का नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। अब एसिड के अंदर हमें ये एसिडिटी क्यों देखने को मिलती है, H+ आयन के प्रेजेंस के वजह से। और एसिड जो है ये आयंस तभी प्रोड्यूस करेगा जब पानी की प्रेजेंस होगी। लेट मी टेल यू वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। ड्राई HCl गैस जो है वो कभी भी लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगी। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल HCl गैस जो है वो पानी में डिजॉल्व होगी तभी हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे और तभी वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगी। क्योंकि ड्राई HCl गैस में हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस नहीं है, इसी वजह से वो एसिडिक भी नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप भी सोच रहे होंगे कि भाई एक्वस सॉल्यूशन किसी भी एसिड का इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है। सो आंसर इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस इन इट। तो भाई एक्वस सॉल्यूशन में जब हम एसिड डाल देते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम आयंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिस। तो बेस एक ऐसा कंपाउंड है जब हम उसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो हाइड्रोक्सिलियन आयंस प्रोड्यूस करेगा, यानी कि नेगेटिव आयन जो है प्रोड्यूस होगा OH बार, ऐसे OH नेगेटिव वी कैन से हम इसे डिनोट करेंगे। बेसिस दो तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं, स्ट्रेंथ की बेसिस पे और कंसंट्रेशन की बेसिस पे, ठीक है। स्ट्रेंथ की बेसिस पे दो तरह के बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। और कंसंट्रेशन के बेसिस पे दो तरह के बेस होते हैं, कंसंट्रेटेड बेसिस एंड डाइल्यूट बेसिस। स्ट्रेंथ के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो बेसिस कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और वो ज़्यादा अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, दोज आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब वीक बेस क्या होता है, जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, यानी कि वो बहुत कम आयनाइज हो पाता है एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि कम अमाउंट में OH नेगेटिव आयन जनरेट होता है। एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, यानी कि कितने अमाउंट में, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में बेस प्रेजेंट है। अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बेस प्रेजेंट है यानी कि वो कंसंट्रेटेड बेस है, या फिर अगर थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो डाइल्यूट बेस है, ठीक है। अब बेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बेसिस बिटर होते हैं टेस्ट में,
वो जनरली सॉलिड या लिक्विड होते हैं, गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो कोरोसिव एक्शन जो है करते हैं, यानी कि स्लाइट बर्न या ऑन द स्किन, जब हम स्किन पे गलती से बेस गिर जाए तो हल्का सा बर्न देखने को मिलता है, यानी कि उनका कोरोसिव एक्शन होता है। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। एसिड को बेसिस के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। जब हम इन्हें मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, बेस को मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी जब हम मेटल्स के साथ बेसिस को रिएक्ट करवाएंगे। एग्जाम्पल यू कैन सी, हाइड्रोजन गैस जो H2 गैस वो प्रोड्यूस हो रही है। अब एक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स का क्या एक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द एयर टू फॉर्म कार्बोनेट। अब एल्कलीज क्या होती है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। सो बेसिकली एल्कलीज वाटर सॉल्युबल बेसिस है, यानी कि पानी में घुलने वाले बेसिस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। एक एल्कली जो है वो बेसिक हाइड्रोक्साइड होता है जो कि पानी में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सभी एल्कलीज जो है वो बेसिस होते हैं, लेकिन सभी बेसिस एल्कलीज नहीं होते, मतलब कुछ बेसिस एल्कलीज हैं लेकिन सभी बेसिस को हम एल्कलीज नहीं कह सकते, ठीक है। अब नॉन मेटल ऑक्साइड्स यानी कि स्ट्रॉन्ग एल्कलीज जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एयर में से, ताकि वो कार्बोनेट फॉर्म कर सके। एसिड एंड बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब एसिड्स और बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट इज गिवन बिलो। लेट अस डिस्कस एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। टेक सॉल्यूशन ऑफ HCl, H2SO4, ग्लूकोज एंड अल्कोहल। इनका हमें एक सॉल्यूशन लेना है। 2 आयरन नेल फिक्स करनी है हमें रबर कॉर्क पे, ठीक है। प्लेस द कॉर्क इन द बीकर। एक कॉर्क को बीकर में हमें प्लेस करना है। द टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट बैटरी, और एक 6 वोल्ट बैटरी का टर्मिनल हमें कनेक्ट करना है नेल के साथ। फोर्स सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन द बीकर। 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। हमें कुछ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन बीकर में डालना है, फिर हमें करंट ऑन कर देना है और वो बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट करेगा। इफ़ वी रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट, जब हम H2SO4 ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ ये रिपीट करेंगे तो हमें दिखेगा कि H2SO4 सॉल्यूशन जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे। इससे हमें क्या पता चलेगा कि भाई एसिड्स और बेसिस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Reaction between acids and bases to form salt and water neutralization is an exothermic reaction, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जिस रिएक्शन में एसिड और बेसिस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट फॉर्म कर देते हैं और वाटर भी फॉर्म करते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होगा, कमेंट मी डाउन, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिस्कस किया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। स्लेट लाइम इज एडेड टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ सॉइल। देखो, हम स्लेट लाइम का यूज़ करते हैं अगर कहीं की सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है। स्लेट लाइम से क्या होगा, हम बेस को डाल रहे हैं एसिड में और उससे क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगी वो सॉइल। स्टिंग ऑफ एंड्स बीज कंटेनिंग HCO, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबल्स और फॉर्मूले की मदद से। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैप्टर 1 की वो रिवीजन वीडियो भी जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट इज इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर्स कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो अपना कलर चेंज करके या फिर स्मेल चेंज करके एसिड या बेस की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। सो इंडिकेटर्स 3 तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर हम 3 हैं वो पढ़ेंगे, लिटमस, टर्मरिक और रेड कैबेज जूस। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी हम 3 पढ़ने वाले हैं, वेनिला एसेंस, अनियन एंड क्लोव। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर, फॉर एग्जांपल हमने लिटमस लिया, जब हम उसे एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो वो रेड हो जाएगा, एंड अगर हम उसे बेसिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट,
ठीक है। जब हम उसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, जबकि हम उसे बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ग्रीन कलर का दिखने लग जाएगा, टर्मरिक। जब हम उसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वह एज इट इज़ रही, कोई चेंज नहीं होगा। जब हम उसे बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगी, ठीक है। नाउ लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है? ये एक पर्पल कलर का डाई होता है जो प्लांट, जिसके अंदर थैलोफिथा वाली डिवीजन होती है, उस प्लांट से ये लिया जाता है, जिसे हम लिचिन बोलते हैं उस प्लांट को, ठीक है। कलर्ड पेटल्स। सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेजिया, पेटूनिया, जेरेनियम, चाइना रोज विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। कुछ फ्लावर्स की पेटल्स भी एज वी कैन से इंडिकेटर यूज़ की जाती है, जैसे कि एक ये प्लांट है, जेरेनियम है और चाइना रोज़ है, तो इनको भी यूज़ किया जाता है एसिड और बेस को इंडिकेट करने के लिए। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, फॉर एग्जाम्पल हमने अनियन यूज़ किया है तो अब इससे स्मेल से पता चलेगा। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जो स्मेल चेंज करके बताते हैं कि भाई यहाँ पर एसिड या बेस की प्रेजेंस है। नेचुरल कौन से होते हैं? नेचुरली अकरिंग, जो नेचर से हमें मिलते हैं, ठीक है। एंड सिंथेटिक, जो कि मैन मेड होते हैं, दोज आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सो अनियन की हम बात करें तो अनियन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, उसकी स्पेसिफिक स्मेल हो जाएगी जब हम उसे एसिडिक सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम बेसिक सॉल्यूशन में उसे यूज़ करेंगे तो उसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी। वेनिला एसेंस, रिटेन स्मेल, इसके अंदर स्मेल आएगी लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में कोई स्मेल नहीं आएगी। क्लोव ऑयल, एसिडिक सॉल्यूशन में स्मेल है लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में वो अपनी स्मेल लूज़ कर देगा, ठीक है। नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने फिनोप्थलीन की बात करी, तो इसमें क्या होगा? कलरलेस भी होगा और कोई स्मेल भी नहीं आएगी, ठीक है। जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में से यूज़ करेंगे तो इसमें कोई कलर भी नहीं होगा, फिनोप्थलीन कलरलेस होगा, ट्रांसपेरेंट वी कैन से, और एसिडिक सॉल्यूशन में जब हम इसे डालेंगे तो स्मेल भी नहीं आएगी। लेकिन जब हम इसे बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये कलरलेस से पिंक कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज की हम बात करें तो जब हम इसे एसिडिक सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे तो ये रेड होगा और जबकि बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको एक समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ pH. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज गिवन इन टर्म्स ऑफ pH. अब ये pH क्या होता है? जब एसिड और बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हम pH की टर्म्स में लिखते हैं। pH in German means potence of hydrogen, that is power of hydrogen. pH का क्या मतलब होता है? जर्मन में इसका मतलब होता है हाइड्रोजन का पोटेंज, यानी कि पोटेंशियल वी कैन से, और पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि कितना ज़्यादा एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है वो हम pH की टर्म्स में लिखते हैं। या फिर स्ट्रेंथ क्या है एसिड की या बेस की, वो हम pH के थ्रू जानते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ H+ एंड OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ हमें कैसे पता चलती है? कि उसके अंदर कितने ज़्यादा H+ आयंस जो हैं वो है, और बेस की कि कितने ज़्यादा उसके अंदर OH नेगेटिव आयंस है, तो इससे हमें इनकी स्ट्रेंथ पता लगती है ना। अब ये एक pH स्केल है। अगर किसी भी सब्सटेंस का pH 0 या 7 के बीच में आए तो यानी कि वो क्या है? एसिडिक है नेचर में, ठीक है। सो यू कैन सी इन दिस टेबल 0 से 7 तक अगर है यहाँ तक, सो वो एसिडिक है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस pH वैल्यूज बिटवीन 7 एंड 14 आर बेसिक इन नेचर। अगर 7 से 14 के बीच में है तो वो क्या है? एल्कलाइन। एल्कलाइन यानी कि बेसिक, ठीक है। pH अगर 7 है, pH इज 7 यानी कि न्यूट्रल, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस। किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड होती है? उनके आयंस के ऊपर। एसिड्स की डिपेंड होती है H+ आयंस के ऊपर और OH नेगेटिव आयंस पे डिपेंड होती है बेसिस की स्ट्रेंथ, ठीक है। नाउ इक्वेशन आता है, यू हैव 2 सॉल्यूशन A एंड B, 2 सॉल्यूशन है। द pH ऑफ सॉल्यूशन A इज 6। pH जो है सॉल्यूशन A का वो 6 है और सॉल्यूशन B का है pH 8।
विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, किसके अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है, विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच ऑफ वन इज बेसिक, इनमें से कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। द pH वैल्यू ऑफ लेस देन 7 इंडिकेट्स एन एसिडिक सॉल्यूशन, अभी हमने पढ़ा अगर 7 से कम pH है तो वो क्या है, एसिडिक है वो सॉल्यूशन, अगर उससे ज़्यादा है ग्रेटर देन 7 है तो उसका मतलब वो बेसिक है, और 7 है तो न्यूट्रल है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ए के अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन ए जो है वो एसिडिक है और सॉल्यूशन बी जो है वो बेसिक है। सॉल्यूशन ए का पीएच कितना था 6, यानी कि वो लेस देन 7 है ना, तो वो एसिडिक है, और सॉल्यूशन बी 8 है यानी कि वो मोर देन 7 यानी कि वो बेसिक है। इट इज क्लियर। What effect does concentration of H plus ions have on the nature of solution? जो H plus आयन की कंसंट्रेशन है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के ऊपर। ज़्यादा H plus आयन की कंसंट्रेशन होगी तो उसकी जो एसिडिटी है वो ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि वो सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा नेचर में। ठीक है, अब पीएच की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या होता है पीएच से, तो एवरीडे लाइफ में पीएच का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है ह्यूमन और प्लांट्स में। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी आर इन द पीएच रेंज 7.0 टू 7.8। तो ह्यूमन बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते रहते हैं उनकी पीएच रेंज 7.0 से लेके 7.8 तक है, यानी कि न्यूट्रल से लेके बेसिक तक है। अगर पीएच जो है 7.0 से कम हो जाता है या फिर 7.8 से ज़्यादा हो जाता है तो ह्यूमन बींग्स का, लिविंग बींग्स का जो सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाता है। तो उससे मेज़र करने के लिए पीएच की ज़रूरत है ह्यूमन और प्लांट्स में। प्लांट्स में भी पीएच को चेक करने के लिए हमें पीएच स्केल की ज़रूरत होती है। इन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो HCl जो है वो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होता है जिससे एसिडिटी हो जाती है, पेन और इरिटेशन होता है, तो उसको मेज़र करने के लिए भी पीएच की ज़रूरत होती है, इंपॉर्टेंस होती है। टूथ डिके कोज्ड बाय एसिड्स, ठीक है। इफ़ द pH इन आवर माउथ फॉल्स बिलो 5.5, अगर हमारे माउथ में pH 5.5 से कम हो जाता है तो इससे क्या होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट है यानी कि टूथ इनामल है वो डिसोल्यूट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें pH की ज़रूरत है। सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, कुछ एनिमल्स है जैसे कि बी, जब हम बी के आसपास जाएंगे तो वो हमें काट लेती है, तो वो एनिमल्स, प्लांट्स के सेल्फ डिफेंस में भी उसका यूज़ किया जाता है, तो पीएच की ज़रूरत होती है। अब देखो, स्टिंग ऑफ हनी बी इंजेक्ट्स मेथोनोइक एसिड, जब हमें हनी बी काटती है तो हमें इरिटेशन होती है, तो वो हमारे अंदर मेथोनोइक एसिड जो है वो इंजेक्ट कर देती है जिससे हमें पेन फील होता है। टू गेट रिलीव अ सॉल्यूशन ऑफ माइल्ड बेस, और हमने पढ़ा था जब हमें एसिड हमारे शरीर के अंदर होता है तो हम उसे बेस उसके अंदर डाल के हम उसको न्यूट्रल कर सकते हैं। सिमिलरली जब हमें एंट ने या फिर वीकेंड से बी ने स्टिंग कर लिया है, काट लिया है, तो एसिड उसने हमारे अंदर डाल दिया है, तो हम माइल्ड बेस, हल्का सा बेस इस्तेमाल करके या फिर बेकिंग सोडा के यूज़ के थ्रू हम उसे सही कर सकते हैं, उससे रिलीफ पा सकते हैं। ठीक है, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल लीव्स इंजेक्ट, अब ये एक नीटल लीफ भी है, एक प्लांट भी है, वो भी एक एसिड जो है हमारे अंदर इंसर्ट कर देता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होता है। यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही अपने डिफेंस के लिए एसिड्स का यूज़ करते हैं। उनको हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज़ करना होता है, उसके अंदर उतना ही बेस डाल दो ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, अब सॉल्ट्स, तो आपने सुना होगा एसिडिटी होती है, तो एसिडिटी के टाइम पे हम क्या लेते हैं, इनो। इनो क्या है, एक बेस होता है जिससे हमारे स्टमक का जो HCl है वो एसिड होता है, उसके अंदर बेस मिलते ही क्या होता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, इसीलिए हमें इनो के लेने से रिलीफ मिलता है। सॉल्ट्स आर द आयोनिक कंपाउंड्स विच कंटेन अ पॉजिटिव आयन, अब जो सॉल्ट्स हैं वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव आयन होता है और नेगेटिव आयन होता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, NaNO3, ये कुछ सॉल्ट्स हैं। न्यूट्रल सॉल्ट कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने से न्यूट्रल सॉल्ट बनते हैं।
एसिडिक सॉल्ट जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा लेकिन बेस जो है वो वीक होगा तो उसको हम एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। बेसिक सॉल्ट जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस लेकिन वीक एसिड होगा। सो यू शुड नो दिस, ठीक है। कॉमन सॉल्ट, अब सी वाटर इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। नमक तो हम हमेशा घर पे यूज़ करते ही हैं, सबके घर में होता है। सो सी वाटर जो है उस मेन कॉमन सॉल्ट का मेन सोर्स होता है। पानी से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इवेपोरेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। अब कॉमन सॉल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? इट इज़ एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आर डाइट, हमारी डाइट का मेन पार्ट है ये, वी कैन से। इट इज़ स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ये स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक होता है और ये पानी में घुल भी सकता है। अब कॉमन सॉल्ट के क्या क्या इस्तेमाल है? ये हमारी डाइट में यूज़ होता है, ये जो है फ्रीजिंग मिक्सचर में यूज़ होता है जैसे कि आइसक्रीम्स में भी। इट इज़ यूज एज रॉ मटेरियल फॉर कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, यानी कि ये सारे ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा, अब ये क्या होता है? इसको हम प्रिपेयर करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस इन एक्वस सॉल्यूशन। जब हम एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करेंगे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे तो उससे ये प्रोड्यूस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस मेथड को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है, ठीक है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है ना वो कैथोड की तरफ प्रिपेयर हो जाता है। अब इसके क्या क्या यूज़ होते हैं? ये सोप्स बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ये मेटल्स को डीग्रीस करने के लिए यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए, लेबोरेटरी रिएजेंट, इन ये सारे इसके यूजेस होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ये क्लोराइन गैस के एक्शन से ड्राई स्लेग लाइन पे जब हम क्लोराइन का एक्शन करवाएंगे, रिएक्शन होगा इन दोनों के बीच में, तो उससे ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। सो ये इसका पूरा इक्वेशन है। द क्लोराइन यूज्ड इन द अबव रिएक्शन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। अब ये क्लोराइन कैसे प्रोड्यूस होता है? जब हम जो ऊपर हमें प्रोडक्ट मिला था उसके अंदर जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई थी, ठीक है। और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं? ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ब्लीचिंग कॉटन और लाइनिन इनको ब्लीच करने के लिए। पेपर इंडस्ट्री में होता है, वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए। लॉन्ड्रीज में यूज़ होता है, जो हमारा पानी है पीने का उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। क्लोरीन टैबलेट्स आपको सुना भी होगा, आपने आपको पता भी होगा। बेकिंग सोडा, अब बेकिंग सोडा कैसे बनता है वो देख लेते हैं। जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को ब्राइन भी बोला जाता है, जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम सेचुरेट करते हैं तो जो अमोनिया इज अलाउड टू रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, जो उसके अंदर अमोनिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और बेकिंग सोडा प्रोड्यूस होगा अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ, यानी कि अमोनियम क्लोराइड भी प्रोड्यूस होगा। तो ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। इस प्रोसेस को सॉल्वे प्रोसेस भी बोला जाता है। इसके क्या क्या इस्तेमाल किए जाते हैं बेकिंग सोडा के? ये बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये एंटासिड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है ये। इट इज़ एडिटिव इन फूड्स एंड ड्रिंक, खाने और कुछ ड्रिंक्स में भी इसको ऐड किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा, अब द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज़ कैरिड आउट थ्रू फॉलोइंग स्टेप। कैसे होता है? इन फॉलोइंग स्टेप्स की मदद से इसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, बनाया जाएगा। उसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना था उसे थर्मली डिकम्पोज किया जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन वाला प्रोसेस किया जाएगा, यानी कि हीट उसके अंदर से पास की जाएगी। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, फिर जो सोडियम कार्बोनेट होगा उसको दोबारा से क्रिस्टल की फॉर्म में रिक्रिस्टलाइज किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस है, ऐसे बनता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, किस किस चीज़ों के इस्तेमाल में इसको लिया जाता है? सबसे पहले हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, वॉशिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, लॉन्ड्रीज में सफाई के लिए यूज़ होता है घर पे, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी यूज़ होता है, और इसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये प्रिपेयर होता है जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 K यानी कि केल्विन पे। ये इसकी इक्वेशन है। और इसका कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है? फॉर मेकिंग मोल्ड्स फॉर टॉयज़। जब हम टॉयज़ बनाते हैं, पोट्री बनाते हैं, सिरामिक्स बनाते हैं, तो उसके मोल्ड्स बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। स्टैचूज़, मॉडल्स और दूसरे डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फायर प्रूफ मटेरियल्स बनाने के लिए, मेडिकल साइंस में प्लास्टर के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, ताकि कोई चीज़ टूट गई है या फ्रैक्चर्ड बोन है उसको फिक्स करने के लिए से हम यूज़ करते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब ये क्या है? ये लास्ट टॉपिक है। इट इज़ द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। एक सॉल्ट की एक फॉर्मूला यूनिट में कितने पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल जिप्सम, जिप्सम के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, ठीक है। देखो यहाँ पे 2H2O लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2H2O यानी कि 2 H2O के मॉलिक्यूल्स, H2O यानी कि वाटर के, ठीक है। इन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट देर आर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है उसके अंदर कितने होते हैं? 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखो आपको 5H2O दिख रहा होगा, 5H2O यानी कि 5 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। मैंने कम से कम टाइम में ये पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, बट ऑल्सो यू नीड टू हेल्प मी, यू नीड टू सपोर्ट मी। जल्दी से चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।